मिस्टर जेडी वैंस वापस आ गए हैं और 21 घंटे तक बातचीत हुई है ईरान के साथ। काफ़ी राउंड्स में बातचीत हुई है। बीच में ऐसा लग रहा है, मतलब बीच में ब्रेक्स लेते थे फिर बातचीत करते थे, और डील नहीं हुई। तो उसके बाद में उसके बारे में सुनते हैं, अभी देखते हैं कि क्या बुक बोला गया है। बट ये एक्सपेक्टेड था, इसको इसके बारे में कोई शॉक नहीं लगना चाहिए या कोई हैरानी वाली बात नहीं है। एक्सपेक्टेड था कि डील जो टर्म्स थी पहली बार में तो एग्री नहीं करेंगे। सब्सिक्वेंट मीटिंग्स हो सकता है हों, मगर अभी तक तेहरान कह रहा है कोई और मीटिंग नहीं होगी। यूएसए भी यही कह रहा है कि अगली कोई मीटिंग नहीं होगी। मगर उसका ऑप्शन क्या होगा उसके बाद में देखेंगे। मगर पहले ज़रा सुनते हैं कि हुआ क्या है। Well, good morning, everybody. And let me say a couple of notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 20. क्योंकि ये एड्रेस कर रहे हो मोस्ट लाइकली पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के लोगों कह रहे हैं कि तुम्हारी गलती नहीं थी कि डील नहीं हुई। तुमने पूरी कोशिश की मगर हम एग्री नहीं कर पाए यूएसए और ईरान किसी चीज़ पे, इसकी वजह से डील नहीं हुई। 21 hours and 21 आवर्स के लिए डील मतलब नेगोशिएशन हुई हैं। And we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news क्लियर for कर दिया कि Iran much more एग्रीमेंट than it's bad news for क्लियर कर दिया एग्रीमेंट नहीं हुआ। the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing ये to accommodate. मिस्टर वैंस या मिस्टर ट्रम्प ने पहले ही कह दिया था कुछ रेड लाइंस हैं, लाल लकीरें जो होनी होनी है। अगर वो एग्री नहीं हुई तो डील एग्री नहीं होगी। उसमें एक था न्यूक्लियर, कि यूएसए ने क्लियर किया था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा, जितना भी एनरिच्ड यूरेनियम है वो सब का सब उसको देना पड़ेगा। सबसे बड़ी रेड लाइन बस वही थी। दूसरा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन करो, और ईरान की तरफ से ये था कि लेबनान में भी सीज़ फायर होना चाहिए। और ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि वो न्यूक्लियर के लिए नहीं एग्री किए होंगे, जो ऑब्वियस था। Them on, and we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. ठीक है, ईरान ने नहीं एक्सेप्ट की टर्म्स यूएसए की। Questions? So, Nick Robertson from CNN. Precisely what have they rejected here? Can you help us understand it a little bit? सीएनएन वाला आदमी पूछ रहा है कि एग्जैक्टली क्या ऑब्जेक्शंस थे ईरान के। Well, I won't go into all the details because I don't want to negotiate in public after we negotiated for 21 hours in private. But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. दैट्स इट। पहली बार की एश्योरेंस चाहिए यूएसए को कि ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन्स ना बना पाए, और कोई ऐसे भी साधन नहीं खरीदेगा जिससे वो जल्दी से न्यूक्लियर वेपन बना पाए। तो मेन कंसर्न यूएसए का यही है कि ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन्स ना बना पाए। the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. और दूसरी बात यह है कि 900 पाउंड्स के करीब, 500 किलो समझ लीजिए, 400 किलो समझ लीजिए, 900 पाउंड्स का यूरेनियम अभी पड़ा हुआ है ईरान में, जो ईरान नहीं देना चाहता। वो 900 पाउंड्स ऑफ यूरेनियम ईरान नहीं देना चाहता। पहली बात तो ये है। ईरान कह रहा है कि उसे न्यूक्लियर वेपन्स बनाने हैं वॉटेवर। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहीं की निकली, न्यूक्लियर वेपन्स की ही। Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. ठीक है, बात सही है कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जो उनकी हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटी जहाँ एनरिच करते हैं यूरेनियम, उनको यूएसए ने डिस्ट्रॉय कर दिया है अकॉर्डिंग टू यूएसए। मगर अभी भी उनके पास 900 पाउंड्स ऑफ यूरेनियम तो है। तो प्रश्न ये है कि यूएसए कहता है कि वो भी हमें दे दो। But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't यूएसए को आश्वासन चाहिए ईरान से कि वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा। seen that yet. We hope that we will. Jen? Is there a framework on anything, and also does the Iranian nuclear aspect come up in the region on those first
We talked about all those issues, Jen, and we talked about a number of issues beyond that, and so certainly those things came up. But again, we just could not get to a situation where the Iranians were willing to accept our terms. I think that we were quite flexible, we were quite accommodating. The president told us, you need to come here in good faith and make. मतलब यूएसए ने कोशिश की, दे फ्लेक्सिबल थे, मगर जैसे उन्होंने पहले कहा था कुछ लाल लकीरें हैं, रेड लाइंस हैं जिसको क्रॉस नहीं किया जा सकता. न्यूक्लियर वेपन्स पे यूएसए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा Your best effort to get a deal. और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तो ओपन करना ही करना है. We did that, and unfortunately, we weren't able to make any headway. Preston. Mr. Vice President, how often did you communicate with President Trump throughout the negotiations? There were reports that there were multiple rounds where there were breaks. सब जगह रिपोर्ट्स यही आ रही हैं कि मल्टीपल राउंड्स हुए थे, 21 घंटे लगे हैं, मगर बीच में कई राउंड हुए थे, ब्रेक ली थी, फिर दोबारा हुआ था, मगर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ. Did you communicate with the president throughout those rounds, and what was he saying as you were going through these negotiations that you said fell short? Yeah, obviously we were talking to the president consistently. I don't. वही बात सभी ने बताई है कि मिस्टर ट्रम्प से बार बार एडवाइस हो रही थी, बातचीत हो रही थी, मगर एंड ऑफ द डे रेड लाइंस और रेड लाइंस हैं. How many times we talked to him? A half dozen times, a dozen times over the past 21 hours. We obviously also talked to Admiral Cooper, to Pete, to Marco, to the entire national security team. We talked to Scott Bessent a number of times. So look, we were constantly in communication with the team because we were negotiating in good faith. मोस्ट लाइकली ऐसा हुआ होगा जिससे ईरान के लोग आए, आपस में बैठे, इन्होंने बातचीत की, कुछ बात पे एग्री किया, नहीं किया, कुछ बात को बोला ठीक है अभी ब्रेक लेते हैं, फिर अपने अपने कमरों में गए. वहाँ से मिस्टर वैंस ने मिस्टर ट्रम्प को कॉल किया और वहाँ पे जनरल्स को कॉल किया, सारी बातचीत की, फिर वापस आके ईरान से दोबारा नेगोशिएट किया. सेम थिंग ईरान भी कर रहा था. तो एंड ऑफ द डे अभी तक कोई डील नहीं हुई है. And we leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. We'll see if आई सी, उन्होंने अपना फाइनल और बेस्ट ऑफर दे के चला गया यूएसए. the Iranians accept it. Thank you. Strait of Hormuz. Did you talk to Prime Minister Netanyahu at all today? What about the Strait of Hormuz? Did they give you any indication of the Supreme Leader's health? तो देखिए अल्टीमेटली यही है कि सोचने वाली बात है कि जो क्रिटिकल, मैं अगर ऑब्जेक्टिवली सोचें तो बिना पावर के कुछ काम नहीं होता. ईरान को आप बोलेंगे कि न्यूक्लियर वेपन्स चाहिए, बैठा बैठा तो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं दे देगा. वेपन्स तो उसके है ही नहीं. न्यूक्लियर वेपन्स का मतलब है कि इनरिच्ड यूरेनियम. न्यूक्लियर वेपन्स तो नहीं है ईरान के पास, राइट. सो न्यूक्लियर का मतलब होता है कि न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, मगर यूरेनियम इनरिच्ड ईरान नहीं देने वाला. आज तक ये पूरी आर्मी में, मिलिट्री वर्ल्ड में ये बात लिखी हुई है कि सिर्फ आप अगर ऊपर से बॉम्ब करते हैं, बाय एयर बॉम्ब करते हैं किसी कंट्री को, कभी नहीं जीत सकते. हाँ ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसकी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मगर आप उसके ऊपर उस कब्ज़ा नहीं कर पाएंगे उस धरती के ऊपर. उसके लिए आपको ग्राउंड में बंदे भेजने पड़ेंगे, आपको सोल्जर्स चाहिए. आपके सोल्जर जाएंगे, जगह जगह लड़ेंगे, कब्ज़ा करेंगे लैंड का, बस वही तरीका होता है. और नॉर्मली वो नेबर्स में होता है. अब यूएस इतना दूर है, ईरान इतना दूर है, नेबर तो है नहीं, तो सिर्फ बॉम्बिंग ही कर सकते हैं. बॉम्बिंग करके मैक्सिमम यूएसए क्या कर सकता है? तोड़ सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर, डिस्ट्रॉय कर सकता है चीज़ों को. मगर अगर यूएसए का पर्पस एक है कि यूरेनियम निकालना है, तो यूएसए को देखना पड़ेगा कि क्या इतनी कैपेबिलिटी है. क्या सीआईए या इंटेलिजेंस को, इजराइल वगैरह को, मोसाद को, सीआईए को पता है एग्जैक्टली कि यूरेनियम कहाँ रखा हुआ है? क्या इतनी एबिलिटी है कि कोई आप ऐसा ऑपरेशन करे और वहाँ से 900 पाउंड्स का यूरेनियम वापस लेके आ जाएं? क्या ये यूएसए कर पाएगा? ये बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ईरान को भी पता है कि उसका यूरेनियम कहाँ है. वो पूरी फोर्सेस वहाँ लगा के बैठा होगा कि कोई उसका यूरेनियम वहाँ से ना ले जाए. तो अब जो है बस यही बात रह गई है. अब क्या करेगा यूएसए? अगर ज़्यादा बॉम्ब करता है, ब्रिजेस तोड़ता है, ये करता है, फिर भी डिफ़िकल्ट है कि क्या यूरेनियम ले पाएगा, नहीं ले पाएगा. तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पे हो सकता है बात ख़त्म हो जाए. यूएसए यही बोलेगा कि विक्ट्री होगी, डिक्लेयर कर दी, जितना ठोकना था ठोक दिया, जितनी घास काटनी थी घास काट दी, ख़त्म, वापस आओ. मगर फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का क्या होगा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कौन ओपन करेगा? तो एंड ऑफ द डे यूएसए ये भी कह सकता है कि हमारा ऑयल नहीं आता तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम टैक्स पेयर का पैसा और बर्बाद नहीं कर सकते वॉर में. मिस्टर ट्रम्प के आगे इलेक्शंस आने वाले हैं. दूसरी कंट्रीज़ जिनका ऑयल वहाँ से गुजरता है, अपने आप डील कर लो ईरान से, अपना ऑयल लेके आ जाओ, या तुम अटैक करो ईरान के ऊपर या नेगोशिएट करके कुछ कर लो. ईरान तो ये बोल रहा है कि वो उसे वॉर का पैसा कमाना है,
तो वो वहाँ पे हफ्ता लगाएगा, वो टोल लेगा, तो काफ़ी झोल है। अब देखना पड़ेगा कि यूएसए क्या डिसाइड करता है। एक ऑप्शन ये है कि वॉर इंक्रीज़ हो जाएगी और बॉम्बिंग्स होगी और अटैक्स होंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जाएगा अनटिल ईरान अग्री कर ले। एक तो दम की बात है कि आप दम लगाइए, आप अटैक करिए, दूसरे के डिस्ट्रक्शन कर दीजिए उसके देश में, अगला बंदा घबरा जाए कि मेरा पूरा देश तबाह हो जाएगा, मान ले हाँ ठीक है मैं सरेंडर करता हूँ, आप ले जाओ यूरेनियम। एक ही ऑप्शन है। दूसरा यूएसए बोले कि हम और फाइट नहीं करना चाहते और टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते और पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते, इलेक्शंस आ रहे हैं, छोड़ो जो हो गया, घास काटनी थी काट दी, आगे बढ़ो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जिसको तकलीफ़ है वो अपना खुलवाता रहेगा। तो एक अलग डायरेक्शन है। आई डोंट नो इसमें से कौन सी डायरेक्शन है, कौन सी सही होगी नहीं होगी, बट डेफिनेटली पता चल जाएगा कुछ दिनों में कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। बट दिस इज़ नॉट अ गुड न्यूज़। इसका मतलब है कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती रहेंगी, यहाँ पे महंगाई बढ़ रही है, बढ़ती रहेगी। मिस्टर ट्रम्प को पता है कि इलेक्शंस होंगे, अगर बहुत घपला हो गया तो रिपब्लिकन पार्टी दोबारा जीतेगी, मे बी नॉट, तो काफ़ी कुछ डेंजरस है। या दोबारा नेगोशिएट होगा, तो इस वक्त तक किसी को पता नहीं एग्जैक्टली क्या होगा, आगे जाके कल परसों ही पता चलेगा। तो आप बताइए इसके बारे में आपके क्या विचार हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।